हमारा सेकेंड चैप्टर है भोजन और भोजन के घटक। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना था कि भोजन क्या होता है और वो कहाँ से आता है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे कि भोजन में जो पोषक पदार्थ है वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये पोषक होते क्या हैं, किस रूप में हमारे शरीर में आते हैं और हमारे शरीर को क्या लाभ होता है उनसे और इनकी कमी से क्या हानि होती है। ठीक है, ये कौन से रोग होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। अब हम जानेंगे कि हम जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब कौन से पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण मतलब मिनरल्स होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज जो लेते हैं उसके साथ साथ रुक्षांश और जल भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक परीक्षण दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण किस प्रकार करते हैं। तो इसमें 3 विलयन की आवश्यकता होती है हमें है। एक है आयोडीन का विलयन, दूसरा है कॉपर सल्फेट का विलयन और तीसरा क्या है देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं खाद्य पदार्थों के परीक्षण। फ्रेंड्स, आपके एनसीईआरटी बुक में ये एक परीक्षण दिया हुआ है जिसमें हम पता लगाते हैं कि हम जो खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या वसा है। ठीक है, तो इस परीक्षण को करने के लिए हमें 3 सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। पहला है आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए। तो आयोडीन का तनु विलयन कैसे बनाएंगे, तो इसमें आयोडीन के विलयन बनाने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसको आधा जल से भर देंगे। ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला लेंगे जिससे हमारा आयोडीन सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का विलयन की भी हमें आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट का सूत्र है CuSO4। ठीक है, और कास्टिक सोडा के विलयन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को NaOH से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके लिए 100 ml जल और 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोल लेना है टेस्ट ट्यूब में और इसको मिला लेना है अच्छे से, तो हमें कास्टिक सोडा का विलयन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इस विलयन की सहायता से हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले चलो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। ठीक है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो हम जो भोजन लेते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो मंड मतलब स्टार्च के रूप में होता है और शर्करा मतलब शुगर, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, के रूप में होता है। ठीक है, तो इसके परीक्षण के लिए हम खाद्य पदार्थ लेंगे, जैसे कि पका हुआ चावल है, उसको मसल के एक टेस्ट ट्यूब में विलयन बना लेंगे उसका, फिर उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालते हैं। अब खाद्य पदार्थ का जो रंग है, जो टेस्ट ट्यूब में हमने जो ये दोनों को मिक्स किया है, उसका रंग क्या हो जाएगा, वो काला या नीला हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि हम जो भोजन जिसका परीक्षण कर रहे हैं उसमें मंड मतलब स्टार्च उपस्थित है। ठीक है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण का पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा है प्रोटीन परीक्षण। प्रोटीन परीक्षण के लिए उसी तरह से जैसे हमने चावल लिया था उस तरह से इसमें दाल ले लेंगे। दाल को जैसे दाल या बेसन है उसको टेस्ट ट्यूब में उसका विलयन बना लेंगे पानी मिला के, और 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे और 10 बूंदे कास्टिक सोडा डालेंगे। और कुछ समय बाद देखते हैं कि जो विलयन है उसका रंग क्या हो गया है, बैगनी हो गया है। और ये बैगनी रंग किस लिए हुआ है, उसमें प्रोटीन उपस्थित है, इसलिए वो
रंग उसका बैंगनी हो गया है, ठीक है। और इससे हमें पता चल गया कि हमारे जो खाद्य पदार्थ जो हमने टेस्ट करने के लिए लिया था उसमें प्रोटीन उपस्थित है। अब तीसरा टेस्ट है वसा परीक्षण। वसा का परीक्षण करेंगे, वसा मतलब फैट का परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा कागज में लेकर कूटिए, मतलब जैसे कि मूंगफली है, बादाम है, इसको थोड़ा सा लेके कागज में कूटेंगे। तो कागज में कूटने पर क्या होता है, कागज में एक तेल के जैसा धब्बा दिखता है ना, धब्बा दिखेगा। और कागज क्या है, सेमी परमिएबल हो जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और इससे हमें पता चलता है कि उसमें वसा उपस्थित है। इस तरह से हमने जान लिया कि हम जो खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे 2.2 विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। मतलब जो हम ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ले रहे हैं वो हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब इससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, मतलब चावल खाया या रोटी खाई, तो हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती है ना। वसा से भी ऊर्जा मिलती है हमें। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब हम एक कटोरी वसा से बनी मतलब चीज़ें खाएं वसा वाली, और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाएं, तो दोनों में हमें वसा से अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, मतलब ये हमें मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से है। जैसे शकरकंदी है, आलू है, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल, इन सब में कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है। और विशेष करके चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तुरंत उससे एनर्जी मिलती हमको, ठीक है। अब देखते हैं वसा के स्रोत। वसा के स्रोत कौन कौन से हैं, एक तो है पादप स्रोत, दूसरा है जंतु स्रोत। तो पादप स्रोत मतलब जो पेड़ पौधों से मिलते हैं, जैसे मूंगफली का तेल हो गया, तिल है, सरसों है, नारियल के तेल हैं, ये सब वसा के पादप स्रोत है, ठीक। अब जंतु स्रोत में क्या आता है, मांस, घी, दूध, मक्खन, मछली, अंडे, क्रीम आदि आते हैं, जंतु स्रोत है ये, इससे हमें वसा मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। तो प्रोटीन के स्रोत हैं चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन, मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडे, ये सब क्या हैं, प्रोटीन के स्रोत हैं। दूध में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है, अंडे में भी खूब प्रोटीन होता है। इसी तरह सबसे अधिक सोयाबीन में प्रोटीन मिलता है। अब फ्रेंड्स आप कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि सोयाबीन में कितने % तक की प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक सोयाबीन में ही प्रोटीन मिलता है, तो आपको ये बताना है कि वो कितने % होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। अब प्रोटीन युक्त भोजन को स्वस्थ रहने के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। इससे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। अगर कोई प्रोटीन की मात्रा नहीं ले रहा है अपने खाने में, तो उसके शरीर की पर्याप्त वृद्धि नहीं होगी, वो कमज़ोर रहने लगेगा, उसकी शरीर में कोई ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के इम्पॉर्टेंस को जाना, उसी तरह हमारे शरीर में विटामिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे हमारे शरीर जो है वो विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त करता है। और ये विटामिन हमारे शरीर में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। विटामिन से हमारी आँखें, अस्थियाँ, दांत, मसूड़े आदि स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। जैसे मैंने बताया, हमारे शरीर में इसकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ही कम सूक्ष्म रूप से ये हमारे शरीर में कार्य करते हैं। अब देखते हैं विटामिन्स के प्रकार। फ्रेंड्स ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये जल्दी बताने की कोशिश कर रही हूँ, और जहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे हम थोड़े अधिक टाइम लेंगे। विटामिन्स के प्रकार। अब विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन ए, इसको रेटिनॉल बोला जाता है। विटामिन बी, इसे थायमिन बोला जाता है।
विटामिन सी इसे एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फिलोक्विनोन बोला जाता है। ठीक है। और जो ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब वसा में ये घुल जाते हैं। ठीक है। और विटामिन बी और सी क्या है, ये जल में घुलनशील है, ये सिर्फ जल में घुलने वाले पदार्थ हैं। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका एक कॉम्प्लेक्शन होता है, पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब समूह होता है इसका। जैसे कि B1 को थायमिन बोला जाता है, B1 को थायमिन बोला जाता है। और B1 हमें किससे प्राप्त होते हैं, जैसे कि चावल है, चावल हो गया, होल ग्रेन्स हैं, लेग्यूमिनेस के फैमिली के जो प्लांट्स हैं, मतलब चने वगैरह हैं, और कुछ मीट और फिश है, मछली है, उनमें हमें B1 पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अब देखते हैं B2 को क्या बोलते हैं। B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और B2 हमें अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और मशरूम और बादाम में मिलते हैं। ठीक है। B3 को निकोटिनामाइड या नियासिन भी बोलते हैं। इसका सूत्र क्या है, C6H5NO2 है। ठीक। और ये हमारे वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। B5 क्या है, B5 को पेंटोथेनिक बोला जाता है। और ये मतलब ब्लड सेल्स, मतलब कि रक्त कोशिकाओं के बनने में सहायक होता है। ठीक। B6 क्या है, इसे पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। B6 को पायरोडॉक्सिन बोला जाता है और ये एंजाइम का कोफैक्टर है, मतलब एंजाइम के साथ मिलकर कार्य करता है। ठीक है। B7 क्या है, B7 को बायोटीन बोला जाता है। B7 को विटामिन H और विटामिन R के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। और विटामिन 7 जो है वो हमारे हेयर के ग्रोथ के लिए, मतलब बालों के लिए बहुत ही उपयोगी है, मतलब बहुत ज़रूरी है समझो। और नाखून के बढ़ने में भी बायोटीन का बहुत ही महत्व है। B9 को फोलेट बोला जाता है, फोलेट या फोलिक एसिड बोला जाता है। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है C9H19N7O6। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये इसका सूत्र है। फोलिक एसिड गर्भावस्था में महिलाओं को दिया जाता है बच्चे के पोषण के लिए, ताकि बच्चों को ब्लड की कमी ना हो। ठीक है। अब B12 क्या है, B12 साइनोकोबालमिन है। ये B12 अंडा, दूध, मांस आदि में मिलते हैं हमें, और जैसे DNA के निर्माण में और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ठीक। तो आपको ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया। अब देखते हैं विटामिन के स्रोत क्या क्या हैं। जैसे विटामिन B के स्रोत तो मैंने बता दिए। अब ये विटामिन A के स्रोत देखते हैं। ये है दूध, गाजर, आम, पपीता, मछली का तेल। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन A मिलता है। जैसे जितने भी पीले फल हैं उनमें हमें भरपूर मात्रा में विटामिन A मिलेगा। ठीक है। विटामिन B जो हमने ऊपर पढ़ा, यकृत और चावल में, मुख्य रूप से चावल में पाया जाता है। जैसे चावल को बार बार धोने से या पॉलिश किए हुए चावल, उसमें थायमिन की मात्रा जो है वो नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाता है वो। ठीक है। और उनमें वो पोषक तत्व जो है सामान्य रूप से बह जाते हैं। जैसे कि विटामिन B को थायमिन बोला जाता है, वो चावल में बहुत अधिक मात्रा में होता है। और चावल को बार बार धो के पकाने से और जैसे बहा देते हैं उसका पानी, तो उसके साथ वो बह जाता है। ठीक है। वो हमारे शरीर को मिल नहीं पाता। इसी तरह से विटामिन C है, तो ये संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्ची, नींबू, आंवला, इसमें पर्याप्त होता है। ठीक है। सबसे अधिक हमें विटामिन C किससे मिलता है, आंवला से मिलता है। और आंवले को क्या बोला जाता है, क्या देसी आयुर्वेद में कुछ इसको बोला जाता है कि ये ऐसा फल है जो 10 वर्ष तक भी उसको अगर डिब्बे में भर के रखें तब भी ये खराब नहीं होता है। ठीक है। और इसके जो गुण हैं, वैसे तो विटामिन C गर्म करते ही नष्ट हो जाता है,
पर आंवला ऐसा फल है जिसका विटामिन सी कभी नष्ट नहीं होता, चाहे उसको कितने दिन तक भी रखें, कैसे भी रखें, उबाल लेंगे तो भी इसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता। ठीक है। विटामिन डी किससे मिलता है? मछली, मक्खन, अंडा, दूध, मांस और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर भी विटामिन डी बनाता है। ठीक है। तो विटामिन के स्रोत के बारे में भी पढ़ लिया हमने, विटामिन के बारे में भी जानकारी मिल गई हमें। अब देखते हैं खनिज लवण मतलब मिनरल्स, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं और कहाँ से मिलते हैं। हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, जैसे विटामिन की आवश्यकता हमें बहुत कम मात्रा में होती है, उसी प्रकार अल्प मात्रा में खनिज भी उपयोगी है, मतलब कम मात्रा में उपयोगी है हमारे लिए, बहुत थोड़ी मात्रा में ये हमारे शरीर में कार्य करते हैं। ठीक है। स्रोत, अब इसके स्रोत क्या हैं? तो मुख्य रूप से आयोडीन जो है वो एक मुख्य खनिज है जो हमारे शरीर में मतलब हमें नमक से मिलता है, समुद्री मछली, केकड़ा, झींगा, नमक आदि से हमें आयोडीन मिलता है। ठीक है। आगे देखते हैं। ये फास्फोरस, फास्फोरस हमें किससे मिलता है? केला, दूध, मिर्च, चावल, इससे हमें फास्फोरस मिलता है। केले में बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे कि दांतों के लिए, पाचन क्रिया के लिए केला बहुत अच्छा होता है। अब देखते हैं आयरन। आयरन पालक, सेब, मांस और कुछ फलों में मिलता है, और मुख्य रूप से पालक में आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे और क्या होते हैं अब ये देखेंगे हम। देखिए आहारी रेशे, इन्हें रुक्षांश कहा जाता है। इनकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इससे हमें कोई पोषक पदार्थ नहीं मिलते, फिर भी रुक्षांश भोजन का आयतन बढ़ाकर बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो ये जो रुक्षांश है ये क्या होते हैं? रुक्षांश मतलब जो जिन सब्जियों को हम कच्चे रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि सलाद के रूप में, उन्हें ही रुक्षांश कहा जाता है। इनमें तो वैसे कोई पोषक तत्व तो नहीं होते, फिर भी ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है। इनके साथ में भोजन का अवशोषण सही तरीके से होता है, और जो मतलब जो पचे हुए या बिना पचे हुए भोजन होते हैं वो हमारे शरीर से इसकी सहायता से बाहर निकल जाते हैं। ठीक। इसके स्रोत क्या हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, मुख्य रूप से हमें इनसे रुक्षांश प्राप्त होते हैं। ठीक। या रेशे प्राप्त होते हैं, रेशेदार भोजन जिसको बोलते हैं उसे ही रुक्षांश कहा जाता है। अब देखते हैं जल। भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो जल क्या है? भोजन जितना जरूरी हमारे लिए भोजन है उतना ही जरूरी हमारे लिए जल भी है। आप लोग जानते ही हो कि हमारे शरीर का 70% भाग जल से बना हुआ है, मतलब 70% जल पाया जाता है हमारे शरीर में, है ना। तो ये जो जल है वो कैसे हमारे शरीर में सहायता करता है? तो जो हम भोजन करते हैं उनके पाचन तथा अवशोषण के लिए बहुत ज़रूरी है जल जो है। और जैसे ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे पसीना या मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, मतलब हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको मूत्र के रूप में और पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में जल लेना ही चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं 2.3 संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है ये जानेंगे। हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। इसका अर्थ है कि जितना ज़रूरी हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं उतना ही उसके साथ साथ रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। मतलब जो पोषक पदार्थ हैं तत्वों के साथ साथ
रुक्षांश और जल भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। और इन सब से युक्त भोजन को ही संतुलित आहार कहते हैं। मतलब सारे चीज़ों का संतुलित रूप से हमारे शरीर में जाना ही संतुलित आहार कहलाता है। मतलब जितना हम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है हमारे शरीर में, उतना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा लेंगे, और उसी प्रकार जल भी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ग्रहण की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भोजन को उचित प्रकार से पकाना चाहिए। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। वसा युक्त भोजन मोटापे का कारण बनता है। ये ऐसे पॉइंट पॉइंट में दिया हुआ है बुक में, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कोई भी बात जो है छूटे नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 2.4 अभावजन्य रोग। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब जैसे कि हम लंबे समय तक कोई जैसे प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, या लंबे समय तक हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में कमी हो जाती है किसी चीज़ की, और उससे हमारे शरीर का संचालन जो है सही तरीके से नहीं हो पाता। हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। आपने देखा होगा कि गांव के बच्चे जिनमें पोषण की कमी होती है, मतलब उनको सही तरीके से मतलब खाने पीने में उनके पोषण पदार्थ नहीं मिल पाते, उनका शरीर वृद्धि नहीं करता, वो पतले दुबले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, है ना, और उनका वृद्धि ठीक से सही ढंग से नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, विभिन्न विटामिनों तथा खनिजों के अभाव से होने वाले रोग। मतलब जो विटामिन है ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अभाव में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हम यही जानेंगे कि विटामिन और खनिज के कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, अभावजन्य रोग या विकार और उसके लक्षण। तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा? क्षीणता और दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टिहीनता, कभी कभी रात में या पूरी तरह से दिखाई नहीं देना, और उसे ही रतौंधी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। और इसको दूर कैसे किया जाएगा? तो जितने भी फल हैं जिनमें विटामिन ए मिलता है उसे खाकर इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसके लक्षण क्या हैं? दुर्बल पेशियां और काम करने की में ऊर्जा की कमी। ठीक है, मतलब शरीर बिल्कुल कमज़ोर सा दिखने लगता है इसमें, और शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, कमजोरी बनी रहती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगना। मतलब स्कर्वी रोग में मतलब मसूड़े से खून आने लगता है, और जैसे जिसको पायरिया बोलते हैं। ठीक है, पायरिया भी विटामिन सी की कमी से ही होता है। और हमारे शरीर में जो घाव हैं वह जल्दी ठीक नहीं होते, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। मतलब हमारी अस्थियां विटामिन डी की कमी में भुरभुरी हो जाएंगी, थोड़े से चोट लगने में हड्डियां टूट सकती हैं इससे। ठीक है, इसे ही रिकेट्स कहा जाता है। अब ये हो गए विटामिन। अब देखते हैं ये खनिजों की कमी से, जैसे कि कैल्शियम की कमी से अस्थियों और दंत का क्षय। कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय, मतलब हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी और दांत बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाएंगे और गिरने लगेंगे। आयोडीन की कमी से क्या होता है? देखते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा या गाइटर रोग होता है। गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। गांव में आपने देखा होगा कि कई महिलाओं को या गांव के लोगों को अक्सर जिनके खाने में आयोडीन की कमी होती है उनके गले की ग्रंथि जो है फूल जाती है, मतलब गला उनका सूजा हुआ दिखता है। और ये क्यों होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और कई बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं इसकी कमी से। ठीक है, अब देखते हैं लोहा मतलब आयरन की कमी से अरक्तता हो जाता है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। ठीक है,
एनीमिया का लक्षण क्या है? कमजोरी, शरीर में हमेशा कमजोरी बनी रहती है और धीरे धीरे उसका लीवर ठीक से काम करना बंद कर देता है और पीलिया वगैरह बीमारियां जो हैं सब अरक्तता के कारण ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है।